नमस्कार साथियों, MNR क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुमार आज आपके साथ एक और करंट अफेयर के टॉपिक लिया जो काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा अभी नागरिकता संबंधित कुछ गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं जिनमें कुछ आवेदन मांगे गए हैं। उससे संबंधित मैं आपसे कुछ, जैसे आपने अभी MH सुना होगा, MH वर्ड अभी चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। MH ने नागरिकता संबंधित कानून के तहत आवेदन मांगे तो गैर मुस्लिम शरणार्थी जमाए। गैर मुस्लिम समुदाय, गैर मुस्लिम का अर्थ है ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं है, दूसरी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख। और इन शरणार्थियों से 28 मई को सूचना के तहत आवेदन मांगे हैं। पहले चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शरणार्थी क्यों होते हैं। शरणार्थी जैसे भारत के आसपास पड़ोसी राज्य का ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें उन्हें धार्मिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी समुदाय विशेष जो अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई दूसरे देशों की शरण लेते हैं, जिससे वो दूसरे देशों में शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे भारत के आसपास देखें तो काफी पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनमें ये प्रक्रिया आजादी की समय से शुरू हुई, आजादी के समय से ही चलती आ रही है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें ऐसे कई हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, जो गैर मुस्लिम है वो अपने आप का अस्तित्व बचाने के लिए, जो अपने धार्मिक रूप से उनके साथ पड़ताल हो रही है उससे बचने के लिए वो दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। जैसे खासकर भारत में ज्यादा आ रहे हैं। तो इन गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने संबंधित ये MH ने कुछ आवेदन मांगे हैं जो लगभग भारत के 5 राज्यों और 13 जिलों से लिए गए हैं। 13 जिलों का भी सेलेक्ट किया गया है। शरणार्थी को मैं परिभाषित करना चाहूंगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप देख सकते हो अभी चर्चा में चला था म्यांमार का तख्ता पलट। म्यांमार का तख्ता पलट नहीं हो रहा कि म्यांमार की जो पॉपुलेशन थी, जो गैर मुस्लिम थी या जो वहां से निकाले जा रहे थे, ऐसे जो मुस्लिम भी है, कहीं गैर मुस्लिम भी है, लेकिन उनको वहां से निकाला जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते भारत आ रहे हैं। जैसे आपने एक बहुत चर्चित वर्ड सुना होगा, रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या में से म्यांमार के ही रहने वाले हैं और वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आए हैं। लगभग रोहिंग्या की संख्या भारत में 3 से 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 3 से 4 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ऐसे कई अलग और समुदाय के लोग हैं जो भारत में अलग अलग रूप से रह रहे हैं, यानी ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जिन्हें भारत के में कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ना ही उन्हें अपने देश को कोई सुविधा दी जा रही है, यानी कि वो दोनों के बीच में फंसे हुए, इसलिए उनको शरणार्थी शब्द कहा गया है। शरणार्थी उनके लिए जो यहाँ शरण लिए हुए हैं, भारत में बैठे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि तो म्यांमार का तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी काफी लोग आए और बांग्लादेश में काफी लोग आए और उनकी जांच, उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को, मतलब जो गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम से देखा जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब मुस्लिम कंट्री है और यहाँ से मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाना जो भारत सरकार नहीं मानती है। वो मुस्लिम बहुत देश से भी अगर भारत में शरण ले रहे हैं तो शायद ऐसे तो फिर सारे दुनिया के लोग आके भारत में बस जाएंगे, हमें शरण दो, शरण, ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए उन्होंने गैर मुस्लिमों को शरण देना प्राथमिकता दी है। गैर मुस्लिमों की इन्होंने 28 मई को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें इन्होंने 5 राज्यों से 13 जिलों से लोगों को नागरिकता देने संबंधित आवेदन मांगे हैं। अब आप सभी के और काफी लोगों को मन में चल रहा होगा टॉपिक, जैसे कि यार जो CAA अभी चल रहा था 2019 में, क्या ये आवेदन CAA से मांगे जा रहे हैं क्या? तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा ये आवेदन CAA से नहीं मांगे जा रहे। जब ये CAA से नहीं मांगे जा रहे तो फिर आवेदन कैसे लिए जा रहे हैं या फिर इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है, फिर कैसे दी जा रही है, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। अगर भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जैसे आवेदन या जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, नागरिकता अधिनियम 1955 से लिए जा रहे हैं। जो आजादी के बाद एक नागरिकता अधिनियम 1955 बना था। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए उसमें कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, कुछ मुसलमान इंडिया में रह गए और कुछ हिंदू जो पाकिस्तान और कुछ हिंदू इंडिया में रह गए। कुछ जब 1971 की लड़ाई के बाद 72 में, जब ये 71 और 72 में बांग्लादेश जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो इंडिया से अलग हो जाता है तो बांग्लादेश में कुछ मुसलमान रह जाते, कुछ हिंदू वहां रह जाते हैं। ऐसा अफगानिस्तान जो आजादी से पहले वहां चले गए हिंदू मुस्लिम, उनके साथ क्या है धार्मिक रूप से पड़ताल न की जा रही है क्योंकि वो एक मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन अलग अलग समुदाय के लोग। अब उनको जो नागरिकता थी उस समय ऐसा था, इनमें एक लिमिट रखी गई थी जो 1947 में 48 की लिमिट थी और इस लिमिट को 1955 में मतलब मेंशन किया गया था। उसके बाद इसमें अलग अलग संशोधन होते रहे, अलग अलग नियम बनते रहे। जैसे अभी सवाल था जैसे CAA से, इसमें CAA का कोई उपयोग नहीं है, CAA से अभी कोई प्रावधान नहीं बने हैं। 2019 में जो CAA लाया गया था
उसके अभी तक कोई नियम कोई रेगुलेशन नहीं बने हैं। और कोई भी अगर कानून लाया जाता है, कोई भी कानून अगर लाया जाता है उसमें नियम रेगुलेशन बनते हैं, उसी नियम के अनुसार अनुरूप कार्य किए जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीए से लेकर अभी भी कोई कानून नहीं बना है, तो ये सीए से संबंधित नहीं है। अब सीए से संबंधित नहीं है, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 का उपयोग करते हुए उन्होंने धारा 5 के तहत ये पूरी प्रक्रिया की है, जिसके तहत नागरिकता संबंधी आवेदन मांगे हैं। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, इसके बारे में मतलब खास क्या बात है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमें मालूम होगा भारत के संविधान में इसमें कहाँ उल्लेख किया गया है, संविधान में इसको कहाँ जगह दी गई है, नागरिकता संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद भाग 2 में 5 से 11 के बीच में प्रावधान दिए गए, जिसमें नागरिकता संबंधित जो नियम या व्याख्या देगी नागरिकों को कैसे नागरिकता मिल सकती है वो सब रखे गए हैं। अब अनुच्छेद 11 ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है केंद्र जब चाहे तब अपने हिसाब से इन अधिनियम का इन कानूनों का उपयोग कर सकता है। केंद्र जैसे एक चीज बोलो यहाँ जो इस पर लिखा गया है, केंद्र जब चाहे नियमों को अपने हिसाब से तय कर सकता है। अब मुद्दा यह आता है कि फिर नागरिक कौन भारत के नागरिक बन सकते हैं, नागरिकता कैसे दी जा सकती है, किस प्रोसेस क्या रहेगा नागरिकता का। नागरिकता का प्रोसेस ये रहेगा जैसे नागरिकता देने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसे 1955 अधिनियम को 2009 में संशोधित किया गया, जिसके तहत कुछ प्रावधान रखे गए, जिसमें अलग अलग जैसे प्रावधान रखेंगे। एक प्रावधान है जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जो पैदा ही इंडिया में हुआ हो ना, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो शुरू से ही, या माता पिता कहीं और से लेकिन उसका जन्म इंडिया से है, तो जन्म से इंडिया में है तो इंडिया का नागरिक कहलाएगा। और वंशक्रम के आधार पर वंशक्रम यूं होता है जैसे कोई व्यक्ति जो जिसके माता या पिता इंडिया से संबंधित है, नहीं भारत के रहने वाले हैं, जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत से जुड़ा हुआ है, भारत का पूर्ण निवासी है, तो वो अपने वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। यहाँ एक वर्ड आ गया पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा जो ये प्रोसेस है एमएचए द्वारा की जा रही है अभी गृह मंत्रालय द्वारा, तो ये पंजीकरण द्वारा की जाती है, इसकी लंबी प्रोसेस होती है। इन सब चीजों में तो तत्काल नागरिकता मिल जाती है, लेकिन पंजीकरण की लंबी प्रोसेस होती है। उसके जैसे इस नियम में कुछ प्रावधान दिए गए, वो 5 साल से ज्यादा भारत में रह रहा है या 5 साल से उस भारत में रह रहा है, अपने देश की नागरिकता छोड़ चुका है, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अब जैसे इसमें एक शर्त रखी है गैर मुस्लिम को ही आसन दी जाए, मतलब गैर मुस्लिमों को ही इसमें नागरिकता दी जाएगी, तो ये पंजीकरण द्वारा गैर मुस्लिम ले सकते हैं। मुस्लिमों को मिलती है ऐसी बात नहीं कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, समय समय पे सबको नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिमों को नागरिकता मिली है, पंजीकरण द्वारा सबको मिलती है। अब यहाँ था प्राकृतिक रूप से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वे नागरिक जो आजादी के समय या बंटवारे के समय इंडिया में रह गए थे, मतलब मूल रूप से इंडिया के ही रह गए थे, वो प्राकृतिक रूप से इंडिया के हो गए। यानी जब उनको आजादी के समय था तो भारत के साथ पाकिस्तान के अंदर जाकर भारत के नागरिक भारत में रह गए, भारत के नागरिक कहलाए, तो उनको ये नागरिकता मिल सकती है। और जो काफी नागरिकता ले है काफी लोगों के पास। अब एक बात आ गया, लास्ट पॉइंट है क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि स्पष्ट करना चाहूंगा, जब एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, जो उसके द्वारा अटैक में आक्रमण युद्ध में जो जमीन या जो हिस्सा भूभाग जीता जाता है ना, तो उस भूभाग के जितने भी निवासी होंगे ना, वो क्षेत्र समाविष्टि के तहत भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे भारत अगर पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, अफगानिस्तान पे हमला करता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति रहती है, वो भारत या पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान के भारत अगर किसी जमीन या किसी भूभाग को हथिया लेता है, उसको जीत लेता है, तो उस भूभाग के सारे नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अब मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा जैसे कि कितने राज्यों से कितने जिलों को नागरिकता दी जा रही है। एमएचए द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई उसमें राज्य के देश के 5 राज्यों को और 5 राज्यों से 13 जिलों से आवेदन मांगे गए हैं। इन 5 राज्यों में राजस्थान के 4 जिले जिसको सम्मिलित किया गया है। इसमें राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही। यहाँ भारी मात्रा में शरणार्थी आके बसे हुए हैं जो गैर मुस्लिम है। मुस्लिम गैर मुस्लिम भी है, लेकिन नागरिक गैर मुस्लिम भी है, तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। इसमें पंजाब का एक जिला लिया गया है जालंधर, और हरियाणा से भी एक जिला लिया गया है फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के जालंधर और गुजरात से 4 जिले लिए गए, मोरबी,
રાજકોટ, પાટણ, વડોદરા। 4 जिले गुजरात में वापस दोहराऊंगा, मोरबी, राजकोट, पाटन, वडोदरा। उसके बाद 2 जिले छत्तीसगढ़ रह जाते हैं, एक रहता है दुर्गा, दूसरा होता है बालोदा बाजार। दुर्गा और बालोदा बाजार ऐसा करके टोटल 13 जिलों से और 5 राज्यों के नागरिकों को जो गैर शरणार्थी मतलब गैर मुस्लिम और भारत में शरणार्थी है, ऐसे लोग हैं जो जिनके पास भारत में रहने के लिए जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, यहाँ आ रहे हैं, बस कैंपों में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक सुविधाओं से जो भारत में मिल रही है दूसरे नागरिक को उनसे वंचित है, तो उनको ये नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो ये अभी आवेदन मांगे इसके तहत नागरिकता दी जाएगी, इन्हें मूल रूप से भारत का नागरिक उसके बाद माना जाएगा, जिसके तहत उनको सारी सुविधाएं जो एक भारतीय नागरिक को मिलती है वो मिलने लग जाएगी 13 जिलों और 5 राज्यों के नागरिकों को। अब इसमें प्रावधान ये है कि नागरिक आवेदन किसके सामने करें या कहाँ जाके अपने आवेदन करें या दस्तावेज जो पेश करें कि हम गैर मुस्लिम हैं या फिर हम उस देश से आए हैं या उस देश के नागरिकता में त्याग दी है। तो ये अपने जिस जिले में ये वर्तमान में रह रहे हैं, जिस भी कैंप में या जिस भी जिले में ये किसी अपने रिश्तेदारों के या फिर कहीं ऐसा हो जिनकी शरण लेके बैठे हैं, तो उस जिले में ये उस जिला कलेक्टर के समक्ष जाके या फिर ऑनलाइन पेश कर सकते हैं। उस राज्य में जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के गृह सचिव और उस जिले के कलेक्टर के समक्ष ये अपनी आवेदन दे सकते हैं। या आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इस नियम में एमएचए में एक और प्रावधान किया गया है, जैसे जो गृह सचिव होगा ना वो 7 दिन के भीतर इस आवेदनकर्ताओं की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेजेगा मतलब यहाँ एक बात यह है कि गृह सचिव को 7 से 8 दिन में ये रिपोर्ट देनी ही होगी। जैसे अधिसूचना 28 मई को आई है, जैसे अधिसूचना 28 मई को आई है, यहाँ पे यह अधिसूचना 28 मई को आई है, तो उसके 7 दिन 8 दिन बाद यानी 29 से कार्य चालू होता है तो उसके 7 दिन जोड़ लो। 7 दिन के बाद इनको गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा रिपोर्ट, जो एक पूरा रजिस्टर एनआरसी रजिस्टर कैसे बनता है, जैसे एक मतलब नागरिकता रजिस्टर बनेगा जिसमें बकायदा पूरा रिकॉर्ड होगा किस देश से आया है, कहाँ से आया है, कब से इंडिया में रह रहा है, इस पूरी सूचना को दिया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्रालय वो तय करेगा कि भारत का नागरिक बनने लायक है या इसमें योग्यताएं है या नहीं है, उसको नागरिक दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये भारत का गृह मंत्रालय तय करेगा। एक बार आप मैं इसको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार इसको नोट कर सकते हो ताकि आपके काम में आ सके। करंट टॉपिक कहीं पूछा जा सकता है कंप्यूटर क्लास में। एक बार मैं दिखाऊंगा, आप पूरा एक बार इसको क्लियरिटी से देख लो, नोट कर सकते हो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है साथियों, जैसे आपने पिछला नोट किया होगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या एमएचए ने जैसे भारतीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले भी ऐसी नागरिकता दी है क्या? तो यहाँ है 2018 में 1955 जो नागरिकता अधिनियम का प्रयोग 2016 और 2018 में 2 बार पहले भी किया जा चुका है। 2009 में इसको संशोधित किया गया। उसके बाद 2016 में इसका प्रयोग 2018 में प्रयोग हुआ है, जिसमें अभी जिस प्रकार 5 राज्यों में 13 जिलों को 13 जिलों के जो अल्पसंख्यक है मतलब जो दूसरे देशों से अल्पसंख्यक है या गैर मुस्लिम और शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनको पहले भी 2016 में भी इसी नियम के तहत 2018 में भी इसी नियम के तहत नागरिकता दी गई है। इसमें एक प्रावधान है जैसे सीए में क्या है कि एक तय समय सीमा है यानी कि जो व्यक्ति दूसरे देश से आया है और वो 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहा है तो ही वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन इसमें अभी तक गृह मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है, इसका ऐसा कोई प्रावधान ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि वो कब का आया हुआ कब रह सकता है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन सीए में ऐसे तय समय दी गई थी। यहाँ पे एक सवाल होगा कि जब भारत सरकार के पास ऐसे अधिनियम थे, ऐसे नियम, ऐसी धाराएं, ऐसे कानून थे, तो फिर सीए को क्यों लाया गया? यहाँ आपको क्वेश्चन होता है कि सीए को क्यों लाया गया 2019 में? जो इतने दंगे हुए, इतने प्रोटेस्ट किया लोगों ने, गैर मुस्लिम जो मुस्लिम थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दूसरे लोगों ने उनको समर्थन किया, तो ये सब इतना जो हुआ तो आपके मन में सवाल है कि सीए को क्यों लाया गया? अभी तक इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा सरकार ने नहीं दी है। सीए की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अभी तक सरकार ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। कई लोगों का मीडिया का सवाल आ रहा है अभी जो 28 मई को जो ये लाया गया 28 मई को, उसके बाद काफी मीडिया उससे पूछ रहे हैं कि भारत के पास जब ऐसे प्रावधान थे, जब ऐसे अधिनियम थे, तो सीए को क्यों लाया गया? सीए चर्चा का विषय रहा बीच में, इसीलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता। भारत सरकार ने अभी इसको कोई परिभाषा नहीं दी, लेकिन
सी एक चर्चा का मुद्दा है। और अभी मैं आपको सी के बारे में थोड़े से फैक्ट बता दूं जो 2019 से जुड़े हुए थे और अभी भी चर्चा में चल रहे हैं। आज 2 साल, लगभग 1.5-2 साल होने को आए। सीए कब पारित किया गया? सीए लोकसभा में 11 दिसंबर 2019 को लाया गया। शीतकालीन सत्र में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये पेश किया गया था। राज्यसभा में 12 दिसंबर को अगले ही दिन राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें लोकसभा में ये पास हो गया और राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी इस पर 12 दिसंबर 2019 को ही किए गए, मतलब तत्काल में लाया गया। 2-3 दिन इसके ऊपर एक मीटिंग बैठी थी जो लोकसभा में लाने से पहले 10 तारीख को मीटिंग थी। 3 दिन 4 दिन में ला के इसको तुरंत ही तत्काल में इसके ऊपर अमल किया गया, जिसके कारण काफी लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे, दंगे हुए। दिल्ली में दंगे हुए 26 जनवरी को, इसी को सीए को लेकर हुए थे। और उससे पहले 1.5 महीने लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। और शाहीन बाग जो चर्चा का विषय था उस समय, शाहीन बाग में काफी लोगों ने धरना देके सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ऐसे मतलब कई मुस्लिम कम्युनिटी जो इसके खिलाफ थी, जिनके कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि सीए उनकी नागरिकता छीनता है। एक चीज मैं स्पष्ट करता हूँ, सीए नागरिकता छीनने का अधिनियम नहीं है, सीए नागरिकता देने का अधिनियम। जिसमें भारत सरकार ने सीए जब लाया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा, सीए किसी भी रूप से नागरिकता आपका नागरिकता कभी नहीं छीनता है। जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो इंडिया के मुस्लिम रहेंगे, वो इंडिया के लोग ही रहेंगे। लेकिन जो गैर देशों से मुस्लिम आ रहे हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान हो गया, या म्यांमार से आ रहे हैं, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो इंडिया की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। बाकी जो नागरिकता के दूसरे प्रोसेस है जो 1955 के अधिनियम में, उसके तहत नागरिकता दी जाएगी, जो नागरिकता के पात्र को दी जाएगी। तो ऐसा अभी आपके मन में इस एमएचए द्वारा जो आवेदन मांगेंगे, आपके दिमाग होगा कि इसी मुस्लिमों से, जैसे मुस्लिम शब्द मुस्लिम से नागरिकता छीनी जा रही है, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। सीए भी नागरिकता देने का अधिनियम था और 1955 में जो अधिनियम आया वो भी नागरिकता देने का अधिनियम था, जिसके बार संशोधन किए गए। 2009 में 18 में नागरिकता दी गई, 16 में नागरिकता दी गई। ये सब नागरिकता देने के प्रावधान, नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सीए में आएगा तो कौन पात्र हो गया? सीए जब लागू होगा, अभी तक सीए की कोई परिभाषा नहीं है। अभी मतलब सीए के लिए कोई नियम भी नहीं बने हैं। सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन सीए के तहत नहीं होगा, या नागरिकता देने के लिए क्या नियम है, क्या धाराएं हैं, इस कानून के तहत कौन सी धाराएं है, वो अभी तक लागू नहीं है, अभी तक नहीं बनी है। भारत गृह मंत्रालय स्पष्ट किया है, नहीं बनी है। तो इसमें जब सीए आया था उस समय ये 2 शब्द यूज हुए थे, गैर मुस्लिम और मुस्लिम। गैर मुस्लिम में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 मुल्कों से धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे थे, जिनकी सुरक्षा उन देश में उनके देश में नहीं हो रही थी। वो दूसरे शहर में बॉर्डर के नीचे से बॉर्डर तारे पार करके या किसी दूसरे माध्यम से अपने देश, अपने मुल्क को छोड़ के वो दूसरे मुल्क से भारत में आके बसे हैं, जो गैर मुस्लिम है और जो इन 6 कम्युनिटी से संबंधित है, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन। उनके लिए ये गैर मुस्लिम शब्द जो यूज किया है, उनमें सबको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब रह जाता है कि किसको नहीं दी जाएगी। तो इसमें मैं 2 कम्युनिटी, जैसे एक मुस्लिम और गैर तमिल, मुस्लिम श्रीलंकन गैर तमिल, श्रीलंकन तमिल जो इसके तहत पात्र नहीं होंगे। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया सीए द्वारा कि सीए सरकार द्वारा कि सीए के नियम नहीं बने हैं, धाराएं नहीं बनी है। अनेक जैसी चीज हमेशा खलती रही है लोगों में, और पूछ जाएगा भारतीय सरकार से पूछा जाएगा कि जब सीए आया, सीए के तहत ये प्रावधान था कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। अब अधिनियम जो 1955 के तहत अभी जो आवेदन मांगे गए उसमें भी मुस्लिम को साथ में नहीं लिया गया है, श्रीलंकन तमिल इनको भी नहीं लिया गया है। तो ये प्रश्न चिन्ह उठेंगे सरकार के सामने कि उनको क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जैसे मीडिया हाउस अभी आया है 2 से 3 दिन से आप चर्चा में देख रहे हैं, मीडिया हाउस पूछ रहे, कई लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसे कई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, क्या मुस्लिमों को भारत में नागरिकता नहीं दी जा रही है, ऐसा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है। और अभी एक बार आप इसको देख लें, नोट कर सकते हैं।
आगे आपको मैं इसे मिटा देना, आप नोट कर लीजिए इसको आराम से। और अभी मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूंगा, जैसे ठीक है सर, आज का सेक्शन पूरा हुआ हमारा। अगर आपने एमएनआर क्लासेस बाय माय सर यूट्यूब पे लेके सर्च करें, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन उसको भी ऑन करें, जो घंटा टाइप से आएगा उसको ऑन करें, ताकि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो लगो करंट जीके से या फिर ऐसा कोई चर्चित मुद्दा जिस पे अभी वर्तमान में चर्चा या एग्जाम के लायक हो, जैसे यूपीएससी, पीसीएस या राज्य की छोटी बड़ी दूसरी भर्तियां, कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, ग्राम सेवक, अगर उनमें भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंडिया जीके से। और खासकर जो एसएससी वाले और रेलवे वाले, इनमें 100% करंट जीके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और सीधे सीधे आते हैं, तो उनमें पूछे जा सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जितने जल्दी ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, लाइक जरूर करें।